हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके साइंस के मजेदार सवाल। तो आज की इस सेशन में दो पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में जीके का 25 क्वेश्चन होगा और सेकेंड पार्ट में साइंस का 25 क्वेश्चन होगा। तो साथियों, ये पूरे 50 प्रश्नों का सेशन होने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितने भी प्रश्न होंगे हर एक ऑप्शन को डिटेल के साथ बात करेंगे। तो लगभग आपका यहाँ से 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इससे तैयारी आपकी और भी अच्छी हो जाएगी। तो जैसा कि आज 28 मार्च है, तो रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो भर्ती है इसमें कोर्ट में चल रही है। तो आज उसका लास्ट फैसला है, अंतिम दिन है। तो उसका फैसला शाम तक आपके पास आ जाएगा कि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम केवल आईटीआई पास देंगे या दोनों देंगे या ये भर्ती ही रद्द होगी। सब कुछ क्लियर आपको हो जाएगा आज शाम तक। तो आज शाम तक हम लोग वेट करेंगे और इसकी देखेंगे क्या आने वाली है, भर्ती में क्या होने वाली है। तो आप बने रहेंगे साथ ही बहुत अच्छी तरीके से। जो भी कुछ न्यूज आती है कोर्ट की तरफ से हम आपको साथ ही जानकारी दे देंगे। ओके, तो चलिए पहले इन 50 प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो पहला काम आपका ये रहेगा, जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे तो हर एक प्रश्न का जवाब आप पहले देंगे, अपने से अपनी तैयारी को देखेंगे और आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि डेली क्लास हमारी सुबह 8 बजे रहती है, एक 11:30 AM पे और शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सभी बताएंगे, देखेंगे प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी, बताएंगे दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपसे पहले पूछा है कि 8वीं अनुसूची कब लागू की गई थी। तो 1950 में लागू की गई थी। जब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची आई थी तो ये पहले तो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि 1950 में ही जोड़ा गया था। उस समय केवल भाई 14 भाषा को शामिल किए गए थे। याद रखिए, उस समय 14 भाषा, लेकिन इस समय तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा हो चुके हैं। लेकिन पूछा कि प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग के समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी। तो 14 भाषाएं शामिल की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत जरूरी है। और इसमें एक सवाल पूछता है कि सिंधी भाषा को कब इसमें शामिल किया गया था। जो सिंधी भाषा है इसको किस वर्ष में जोड़ा गया था इसमें। तो 1967 में जोड़ा गया था। ये याद रखेंगे वर्ष, सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था। और 1992 का भी पूछता है। 1992 में 3 भाषा को शामिल किया गया था। 1992 में 3 भाषा को शामिल किया गया था, जो कि पहला था कोंकणी, पहला कोंकणी था, दूसरा का मणिपुरी था और तीसरा का नेपाली था। ये भी बात याद रखेंगे। और आपसे पूछा है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है। तो साथ ही याद रखिए 22 भाषाएं शामिल है। इसमें एक हुआ था कि जो 9वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें जैसे कि आप डोगरी था, एक मैथिली था, संथाली भाषा, ये सभी नए भाषा को शामिल किया गया था। और ये पूछेगा कि आर्टिकल किस में ये है भाई, जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची। तो 344 फर्स्ट से लेकर 351 के बीच में है। 344 फर्स्ट से लेकर 351 के बीच में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची सम्मिलित है आर्टिकल में। ओके दोस्तों, प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई। तो 14 भाषाएं शामिल की गई। ओके, सबसे पहले भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 1950 में 14 भाषा शामिल किए गए थे। 1992 में 3 भाषा शामिल किए गए। 52वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसे भाषा जोड़े गए थे। ओके, और आर्टिकल ये 344 पहले से लेकर 351 के बीच में है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। भारत के किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति तैयार की, बताइए। भारत के किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति तैयार की थी। तो सबसे पहले नीति अपनाई थी भाई लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन साथ ही जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, इसने तो पहले 1848 में से तैयार किया था। 1848 में से तैयार किया। जब वह भारत का गवर्नर जनरल बना तो इसने 1856 में से लागू किया था। तैयार 1848 में किया और लागू किया जब भारत में गवर्नर जनरल बना तो 1856 में से लागू कर दिया था। ओके दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और इससे रिलेटेड क्या है, जो लॉर्ड डलहौजी था इसमें पहले तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। ये भी पॉइंट्स आप नोट करेंगे। प्लस जो पहली रेलवे लाइन भी बिछाई गई थी इसी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो पहली रेलवे लाइन थी, जो साथी पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1853 में। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में। और उपाधियों और पेंशन समाप्त भी इसी के शासन में हुआ था। उपाधियां और पेंशन समाप्त भी डलहौजी के ही शासन में हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी 1856 में इसी के समय हुआ था। पहली जो रेलवे लाइन थी 1853 में इसी के समय भी हुई थी। ओके दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आप लॉर्ड डलहौजी के बारे में याद करेंगे। प्लस जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग क्या था भाई, बता सकते आप लोग? भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय, ये सभी को मालूम होना चाहिए। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद साथी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ये कौन था भाई, बता सकते आप लोग? पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी था। ये क्या था सर? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ओके। और लॉर्ड रिपन कौन था भाई? और इसके बारे में आपको 2-4 बातें मालूम होना चाहिए। पहला तो भाई जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी भाई? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो इसी ने स्टार्ट किया था। कब किया था? तो भाई 1880 से लेकर ये 1884 तक भारत का वायसराय के रूप में काम किया। और इसको भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जानते हैं। आपसे सवाल पूछता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ओके दोस्त, तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा होगा उसे आप याद करेंगे, प्लस अपने नोटबुक में उसे लिखेंगे, प्लस स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है? चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो भाई सबसे जो बड़ा और सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद ही है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो सामवेद में किसका वर्णन की गई भाई? संगीत का वर्णन किस वेद में की गई है? तो सामवेद में की गई है। प्लस अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सबसे बाद का वेद है, जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इसके बाद वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। इसमें जैसे धर्म का बात की गई है, धर्म का, अर्थ का, उसके बाद मोक्ष की बात की गई है, प्लस सभी अंगों का वर्णन भी इसी वेद में की गई है। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। याद रखिए दोस्त, इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है अथर्ववेद को। ओके, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करेंगे। प्लस जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में सबसे पहले भाई इसमें तो यज्ञ और कर्मकांड की बात कही गई है। यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। गद्य और पद आपसे पूछता है कि गद्य और पद कौन सा वेद में है भाई? तो यजुर्वेद में है। गद्य और पद किस वेद में? यजुर्वेद में है। और इसे साथ ही याद रखिएगा, ये 2 भागों में विभाजित भी किया गया है, एक तो कृष्ण और एक शुक्ल में। कृष्ण और एक शुक्ल में विभाजित किया गया है मेरे दोस्त यजुर्वेद को। ओके दोस्त, तो सबसे पुराना और चारों वेद में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, यानी इस सवाल का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, डैश त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और अक्सर मार्च के महीने में होली के त्यौहार के साथ मेल खाता है। बताइए इनमें से कौन सा त्यौहार है जो कि पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और अक्सर मार्च के जो महीने में होली होता है, अभी होली आपका समाप्त हुआ 13-14 मार्च की, तो इसी के साथ मेल खाता है। कौन सा वो फेस्टिवल है बताएंगे सभी दोस्त, क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैसागु। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप जानते हैं ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है, पंजाब में होता है, प्लस हरियाणा में होता है। और ये भाई जो बैसागु उत्सव है ना, ये विदेशों में भी मनाया जाता है। और उत्तर भारत के राज्य जैसे हैं पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है और असम है। ये भाई याद रखिए उत्तर भारत के राज्य होते हैं वेस्ट बंगाल, असम और केरल। तो इस राज्यों में भी बैसाखू फेस्टिवल को मनाया जाता है। रोंगकर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई कि रोंगकर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है, लेकिन किस जनजाति द्वारा? तो कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये भी नोट आप याद कर लेंगे।
ओके। असम में रोंगकर उत्सव मनाया जाता है जो कि कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जो त्यौहार पश्चिम बंगाल और असम भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और अक्सर मार्च के महीने में होली के त्योहारों के साथ मेल खाता है, तो डोल जात्रा ही है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, और ये जो भेलडिया उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखिए असम राज्य में ही कभी कभी ये मनाया जाता है, उतना फेमस नहीं है। असम का तो मेन फेमस और डांस जो है, त्यौहार भी है एक डांस है जो कि बिहू नृत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? जैसे अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है, उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। प्लस अनुच्छेद 21 से, ये तो भाई क्या है, शिक्षा के अधिकार संबंधित, यानी ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्लस अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो इसमें जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, इससे संबंधित है, कुछ अधिकारों की रक्षा करता है इसमें। जैसे कोई व्यक्ति है, इनकी स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकार होते हैं ना, आपके पास अधिकार है ना, तो इसकी रक्षा करता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में ऐसा वर्णन किया गया है। प्लस अनुच्छेद 22 क्या वर्णन करता है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको हिरासत में लिया जाता है, तो उसका कुछ जो सुरक्षा होता है ना, तो ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ओके दोस्त, तो याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा जिला क्षेत्रफल यानी 1672 प्रति वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है? बताइए कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे जो बड़ा जिला है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से, वो दोस्त याद रखिए विलुप्पुरम है। कौन है? विलुप्पुरम है। ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे, सबसे बड़ा जिला ये है तमिलनाडु का, और सबसे छोटा जिला जो है वो कन्याकुमारी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों में एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर का प्रावधान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला अनुच्छेद 243C है, तो इसमें तो भाई देखिए पंचायतों की संरचना संबंधित है। आपसे पूछता है कि पंचायतों की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है भाई? पंचायतों की संरचना से संबंधित है ये, तो ये अनुच्छेद 243C संबंधित है। प्लस अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? तो ग्राम सभा गठन और उनके कार्यों से संबंधित। जैसे कि ग्राम सभा गठन होता है ना, तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 243A में वर्णन किया गया है, तो ग्राम सभा गठन और उनके कार्यों से संबंधित। प्लस अनुच्छेद 243 में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें दोस्त यही किया गया है जो पंचायत से संबंधित है, जैसे कि इसमें परिभाषाएं शामिल है, ग्राम पंचायत शामिल है, मध्यवर्ती पंचायत, इसी में सब कुछ शामिल है। ओके मेरे दोस्त, उसके बाद अनुच्छेद 243B में क्या वर्णन किया गया है? आप जानते हैं, बता सकते हैं? ये दोस्त इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए हमें। तो क्या है इसमें? तो इसमें सभी राज्यों में जो एक समान यानी 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना, जैसे ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर का प्रावधान होता है ना, यानी इस सवाल का डी ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की? राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त कर ली थी? तो भाई इंदिरा गांधी नहर के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। यानी किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त किया था राजस्थान राज्य ने? तो इंदिरा गांधी नहर के कारण। ओके, तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उड़ीसा में, कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, की कर्नाटक? तो दोस्त याद है कि देवमाली जो चोटी है ये भारत के उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, यानी इस सवाल का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद राजस्थान में कौन सी चोटी है भाई? तो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? गुरु शिखर। तो आपसे सवाल पूछता है ना कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर ही है। ये किस स्टेट में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे। प्लस हिमाचल प्रदेश में कौन स्थित है भाई? पीर पंजाल।
आपसे पूछता है ना कि पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्त हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्लस किन्नौर कैलाश भी यहीं पर स्थित है। प्लस सेवन सिस्टर भी कहाँ पर स्थित है, जो सेवन सिस्टर है ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक की है वो मुल्लायनगिरी है। आपसे कभी मान लीजिए सवाल पूछ दिया कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मुल्लायनगिरी है। ओके, तो 9 का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, देवमाली चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है यहीं पर स्थित है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है दोस्त, याद रहे, जो कि इसकी ऊंचाई लगभग 1772 मीटर ऊंची है, जो गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में तो पीर पंजाल, किन्नौर कैलाश, सेवन सिस्टर ये सभी स्थित है। और कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी भाई मुल्लायनगिरी है। नेक्स्ट 10 नंबर बताइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। चलिए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। चलिए फटाफट इस सवाल का राइट आंसर सभी साथी देंगे। तो आप जानते हैं दोस्त कि अनुच्छेद 53 में पहले तो क्या वर्णन किया गया है, जो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 53, इसमें याद रखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो कि संघ की कार्यपालिका होती है ना, संघ की कार्यपालिका, इसमें जो शक्ति है इसमें राष्ट्रपति में निहित है, किसमें, राष्ट्रपति में निहित है। ओके दोस्त, प्लस अनुच्छेद 50 में किसका वर्णन किया गया है, इसमें भाई यही किया गया है कि इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है, ये अनुच्छेद 50 में। उसके बाद अनुच्छेद 52 में क्या वर्णन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है भाई, तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। प्लस अनुच्छेद 51 में तो आप सभी को मालूम होगा डीपीएसपी, जो कि भाग 4 में संबंधित है, और आर्टिकल 36 से 51 में वर्णन किया गया है। तो आप जानते हैं कि डीपीएसपी यानी भारतीय राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजों ने 1850 में कई अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। तो अंग्रेजों ने 1850 में रेलवे की कई भाई अवधारणा पेश की थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना और उपवास का पवित्र महीना है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना और उपवास का पवित्र महीना है, तो भाई ये 9वां महीना है। ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। तो पहले तो आप जानिए कि जो संवैधानिक निकाय ये होता क्या है। तो क्या आप बता सकते हैं कि संवैधानिक निकाय क्या होता है, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। क्या दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे आप बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई यह एक ऐसी संस्था होती है या प्राधिकरण होती है जो कि आप भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया जाता है। ये जो होता है दोस्त कि भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया जाता है या संविधान में उसके निर्माण का प्रावधान किया जाता है, यही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तो इसमें आपसे पूछा कि भारत सरकार का संवैधानिक निकाय कौन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है इनमें से। तो नीति आयोग तो देखिए नहीं होता है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन आपसे सवाल पूछेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में, ये सवाल पूछता है, तो 148 आर्टिकल में संबंधित है। ओके दोस्त, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है भाई, तो 324 में। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी है, ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया भाई, ये किस भाग में है, तो भाग 14 में शामिल है यूपीएससी। प्लस आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग।
ओके, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये किस आयोग की जगह स्थापना लिया था भाई, स्थान लिया था? तो योजना आयोग की जगह इसने ले लिया था 2015 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। जैसे ही 2015 आया तो योजना की आयोग की जगह नीति आयोग ने 2015 में इसका पोजीशन ले लिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यानी WDP ये किस वर्ष से कार्यान्वित किया जा रहा है? बताएंगे दबी दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ आप जानते हैं कि WDP का मतलब क्या होता है? वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। वाटर शेड डी का मतलब होता है डेवलपमेंट प्लस पी का मतलब होता है प्रोग्राम होता है। तो इसका कार्यान्वित किस वर्ष से किया जा रहा है? तो 1989 से लेकर 90 के बीच से किया जा रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? तो मेरे दोस्त 2004 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भाई 1916 में हुई थी। ये भी नोट डाउन आप करेंगे, किनके द्वारा? शायद ये बिपिन चंद्र पाल द्वारा की गई थी। बिपिन चंद्र पाल द्वारा, बिल्कुल बिपिन चंद्र पाल द्वारा या बाल गंगाधर तिलक द्वारा? भाई होम रूल लीग की स्थापना तो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा हुई थी, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो ये बिपिन चंद्र पाल थे, इन्होंने एक श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना किया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि आपसे पूछेगा कि श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये बिपिन चंद्र पाल जी ने किया था। ओके, होम रूल की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, 17 नंबर। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार की गई है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अनुसार की गई है? तो दोस्त याद रखिए 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब आपसे पूछेगा कि 42वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष में हुआ था? जो कि ये 1976 में हुआ था, आपातकाल के दौरान हुआ था। 1976 में आपातकाल चल रहे थे, तभी ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और 57वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष में हुआ था? 1987 में हुआ था। ओके, 86वां संशोधन, ये इंपॉर्टेंट संशोधन है जो कि 2002 में तो हुआ था। इसमें जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, इनको हर हाल में शिक्षा देना अनिवार्य है, यही है। और ये आर्टिकल 21A में है। ओके दोस्त, 86वां संशोधन अधिनियम हर पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग स्टार बनाएंगे। 2002 में हुआ था, ये आर्टिकल 21A में है। इसमें 14 वर्ष से जितने कम भी बच्चे उनको शिक्षा अनिवार्य करना, यानी 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे उनको शिक्षा अनिवार्य मुफ्त में प्रदान करना है। ये 86वां संशोधन अधिनियम में है। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। अतीत में हुई वह लागत जो भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकती वो क्या कहलाएगी? अतीत में हुई वह लागत जो भविष्य में वसूल नहीं की जा सकती वो क्या कहलाएगी? भाई वो क्या हो जाएगी? विफल हो जाएगी। यदि आप कोई चीज़ देते हैं, आप उससे वसूल नहीं कर पाते, तो वो हमारी क्या होती है? विफलता हो जाती है, यानी उसमें हम असफल हो जाते हैं, तो वो विफल लागत कहलाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। गोसी खुर्दा राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोसी खुर्दा राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपसे उम्मीद करूंगा आप ये सेशन का फीडबैक जरूर देंगे कि बताइए कि हम कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन हर एक ऑप्शन को डिटेल में बात करेंगे। यदि मानिए हम लोग 25 भी क्वेश्चन करते हैं तो हर एक ऑप्शन को देखेंगे। मान लीजिए 25 क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होंगे, तो यानी हम चारों ऑप्शन को देखेंगे, तो भाई हम लोग 100 क्वेश्चन अपनी तैयारी कर सकते हैं 25 क्वेश्चन से। क्यों?
इससे आप सहमत हैं? एक बार अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या डेली अब ऐसा ही सेशन लाया जाए जो कि कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सवाल जो आते हैं पहले प्रीवियस ईयर के सवाल तो वही रहेंगे जो प्रैक्टिस सेट के सवाल बनेंगे, लेकिन यदि आप डिटेल में साथ हर एक ऑप्शन को तैयारी कर लेते हैं, जो पेपर आयोग बनाते हैं ना वो ऑप्शन को ही देखते हुए बनाते हैं। ओके, तो इससे यदि हमें ऑप्शन के बारे में मालूम होगा तो हमें और भी अच्छी तरीके से हर एक ऑप्शन को हम लोग हल कर सकते हैं। क्यों? तो बस आपका एक बार फीडबैक चाहिए, क्या हमें डेली ऐसा ही सेशन लाइए, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन हर एक ऑप्शन को डिटेल में बात करेंगे। ओके, अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में मैंगो वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? भारत में मैंगो वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित किसके पहले अध्यक्ष थे? बताइए। सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित किसके पहले अध्यक्ष थे? तो ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था 1923 में? बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कितने किया था? तो चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। और आपसे पूछेगा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। सी राजगोपालाचारी ने किया था। ये भी पॉइंट्स आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? 2011 की जनगणना संबंधित आपके पेपर में इस बार एक सवाल आएगा। ओके दोस्त, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा इनमें से कौन सी है? तो भाई बंगाली भाषा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी SAI यानी साई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1973 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस वर्ष में हुई थी भाई? ये भी बात याद रखिए, 1973 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद में उप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पास में बैठना यानी निकटता होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भाई ये तो सवाल फिर से रिपीट हो चुका है, तो ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे, क्योंकि पहला ही शायद प्रश्न ये देवमाली चोटी का हमने आपको राइट आंसर बताया कि किस स्टेट में स्थित है। चलिए बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर कमेंट में। अब हम साथ ही पार्ट सेकंड में साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि इस बार भाई 25 क्वेश्चन आने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में, जो कि 25 नंबरों को 25 नंबर का, यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। तो सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? सवाल जो होते हैं वो किस समूह से संबंधित होते हैं? तो भाई थैलोफाइटा से संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपसे पूछा गया टेरिडोफाइटा किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो दोस्त याद रखिए सनवनी पौधे होते हैं। कैसे? ये सनवनी पौधे होते हैं, जो कि सनवनी पौधे क्या होते हैं? जो फूल या बीज नहीं बनाते हैं। फूल ना तो बनाएंगे ना तो बीज बनाते हैं, बल्कि जो ये स्पोर होते हैं, जो बीजाणु हैं, इनके माध्यम से क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। फूल ना तो बनाएंगे ना तो बीज बनाएंगे। ये किस माध्यम से प्रजनन करते हैं? स्पोर से प्रजनन करते हैं, जो टेरिडोफाइटा होते हैं। स्पोर से, जिसे आप हिंदी में कहेंगे तो बीजाणुओं द्वारा। ओके दोस्त, थैलोफाइटा भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि ये सवाल समूह से संबंधित है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण ऑप्शन है सी ऑप्शन, आवृत्ति बीजी, जिसे आप एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है भाई? जो एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं ना, जिनके बीज जो होते हैं, यानी जिनके बीज होते हैं फलों के अंदर ही ढके रहते हैं, यानी एंजियोस्पर्म के ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज जो होते हैं, यानी सीड जो होते हैं,
जो सीड होते हैं ये फलों के अंदर ही, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, फलों के अंदर ढके रहते हैं। जैसे आप जानते हैं एप्पल, एप्पल आप खाए होंगे तो इसके बीच में ही क्या होते हैं भाई, बीज होते हैं ना, तो वो क्या है, आवृत्ति बीजी वाले होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं एप्पल। ओके दोस्त, तो इस सवाल का क्या बनेगा, सवाल किस समूह से संबंधित आते हैं, तो भाई थैलोफाइटा से, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो HCl हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें जैसे कि लार, ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय की शामिल होती हैं। इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में होती है ना, इसमें लार होती हैं, ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय भी शामिल होती हैं। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि दोस्त आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत करने के बाद ये सेशन तैयार करते हैं। तो बस आपका काम है कि अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करना है, लाइक तो आप जरूर कर देंगे, प्लस सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, इससे जब भी हम क्लास आपके पास डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो देखिए, मनुष्यों में निषेचन किस में होता है, मनुष्यों में निषेचन किस में होता है, तो भाई ये डिंबवाही नलिका में होता है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, तो इस टाइप के सवाल हम फटाफट करेंगे। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, तो भाई फैलोपियन ट्यूब ऐसा काम करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 30, डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, यानी कौन अम्ल या कौन साथी, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो कौन करता है इनमें से, तो साइटोकाइनिन करता है, साइटोकाइनिन जो कि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके किसके बराबर होती है, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या के बराबर, या आवर्त संख्या, या समूह संख्या, या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जो वैलेंस सेल होते हैं यानी किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश, वो क्या कहलाते हैं, तो भाई वो क्या संयोजकता कोश कहलाते हैं। इसमें सवाल पूछा कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके किसके बराबर होते हैं, तो समूह संख्या के बराबर होते हैं, सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32, आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्व किसके समान होते या होती हैं, बताएंगे। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्व ये किसके समान होते या होती हैं, तो मेरे दोस्त ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होते हैं, सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा ऑक्सा अम्लीय नहीं है, यानी भाई इनमें से कौन सा ऑक्सा अम्लीय नहीं है, यानी ऑक्सीजन अम्लीय नहीं है, तो इनमें से तो एक ही नहीं होता है मेरे दोस्त, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन अम्लीय नहीं है भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। जैसे कि SO2 क्या होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो कि एक रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, तीखी गंध भी होता है ये। और SO3 क्या होता है भाई, सल्फर ट्राईऑक्साइड, यानी 3 इसमें ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, तो क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो, जैसे SO2 यानी ऑक्सीजन 2 है तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएंगे। NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन है। आपसे सवाल पूछता है कि रेडिश ब्राउन वाले तत्व इनमें से कौन से हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, यानी किसी पिंड का भार जो है ये मिनिमम कहाँ पर होता है, किस जगह पे होता है मिनिमम पिंड का भार, तो दोस्त याद रखिए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, बताएंगे।
तो ये हवा का है सबसे कम। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 36। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट किसकी होती है भाई? तो विभवांतर की होती है। किसकी? विभवांतर की। एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। कुलाम मतलब कुलाम का, कुलाम किसका होता है? आवेश का। आवेश मतलब चार्ज का। चार्ज का मात्रा क्या होता है? कुलाम होता है। आवेश हिंदी में बोलते हैं। एम्पियर तो विद्युत धारा की होती है, यानी इस वाला का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओम किसका होता है? तो भाई रेजिस्टेंस का होता है, यानी प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है दोस्त? याद रखिए ओम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और आवेश यानी चार्ज का कुलाम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 37। आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 38। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो मेरे दोस्त किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? सभी साथी बताएंगे। न्यूरॉन, साइटोन, कीटोन या नेफ्रॉन? तो किडनी की संरचनात्मक इकाई तो नेफ्रॉन होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 39। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए डिम्बवाही नलिका द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो भाई इनमें से महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, जो कि शुक्रवाहिका नहीं होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। शुक्रवाहिका का मतलब होता है वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस ये भाई महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं होता है। अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 41। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय जंतुओं को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय जंतु को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो भाई एनिमेलिया के अंतर्गत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी जीव इनमें से कौन सा नहीं, जिसके पास कोई भाई दिमाग उमाग हड्डी उड्डी कुछ नहीं हो, फेफड़ा उफड़ा कुछ भी नहीं, उसे कशेरुकी जीव बोलते हैं। इसमें केवल केचुआ ही ऐसा है, न तो इसमें हड्डी होती है न दिमाग होता है, कुछ भी सोचता नहीं, बस निकलता है जाता जाता है, एक दिन मर जाता है। इसका यही काम होता है मेरे भाई, केचुआ। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? ऑप्शन पे जाएंगे इस सवाल को हल करने के लिए, क्योंकि विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। सिलिकॉन हो सकता है? नहीं। पोटेशियम नहीं, मैग्नीशियम, लेकिन कार्बन भाई ये आप देखेंगे विभिन्न रूपों में मौजूद होता ही होता है हर जगह। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 44। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? बताइए। तो याद रखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होती है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 45। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? बाहरी कोश में आप बताएंगे, बाहरी कोश को ही भाई संयोजकता संख्या बोला जाता है। ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो कितने होते हैं बताइए सभी साथी, फटाफट इस सवाल का राइट आंसर। तो 7 होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 46। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण उत्पाद के रूप में होता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण उत्पाद के रूप में होता है? तो मेरे दोस्त कास्टिक चूना का होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 47। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो भाई जड़त्व कहलाती है। न्यूटन का पहले नियम को भी जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 48, विभवांतर की एसआई इकाई क्या हुई? भाई एम्पियर करेंट, कूलाम चार्ज, वोल्ट विभवांतर यानी सी ऑप्शन। ओम रेजिस्टेंस यानी सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 49, किसी वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई निम्न में से क्या है? किसी वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई इनमें से क्या है? तो भाई याद रखिए द्रव्यमान है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, कौन सी ऊर्जा सदैव यानी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है? स्टैटिक एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा को स्टैटिक एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं। ओके दोस्त, प्लस गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। ओके दोस्त, प्लस स्थितिज ऊर्जा को भाई पोटेंशियल एनर्जी को आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण तो ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। तो कौन सी ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है? तो भाई गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हमेशा भाई ये पॉजिटिव रहती है यानी धनात्मक होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन आज की सेशन से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे दोस्त आप बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर है और सेशन कैसा लगा? एक बार जरूर अपना राय दीजिएगा, क्योंकि आपका राय हमें मोटिवेट करेगा इस और भी हम इससे ज़बरदस्त आपके लिए सेशन ला सके। लेकिन दोस्त हम कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब हर एक भाई सेशन में हर एक ऑप्शन को डिटेल में बात करेंगे। यदि हम लोग पहले जो सेशन में प्रश्न करते तो वो तो भाई फटाफट लगभग 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तैयारी कर लेते, लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में भी जाएंगे, जो हम 80 क्वेश्चन को डिस्कस थे उसके बराबर ही हो जाता है, उसके बराबर ही हो जाता है, क्योंकि हर एक ऑप्शन का भी सॉल्व बनता है तो उसमें हम हल करा देते थे। बताइए कि ऐसे आपको सेशन चाहिए कि हर एक ऑप्शन डिटेल के साथ में, कि जो हम इससे पहले लगभग 80 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हल करते थे वैसा सेशन आपको चाहिए? ओके दोस्तों, अपना राय जरूर दीजिएगा, हम डेली आपको वैसा ही सेशन लाएंगे जैसा आप। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं 11:30 AM पे। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा 11:30 AM पे आप क्लास लिया कीजिए, जितने हमारे भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिए आर्मी वाले अपनी आर्मी की क्लास करेंगे और ग्रुप डी वाले ग्रुप डी की तैयारी करेंगे। कुछ देख रहे हैं भाई नोटिफिकेशन जब जाता है आर्मी की तो वो अनसब्सक्राइब करते हैं, ऐसा मत किया कीजिए मेरे भाई, क्योंकि देखिए हम ग्रुप डी की भी तैयारी करवाते हैं, आर्मी की भी तैयारी करवाते हैं। क्योंकि देखिए हर एक यूट्यूब चैनल पे है भाई कि हर एक क्लास वो तैयारी करवाते हैं हर एक एग्ज़ाम का, तो आप उनका भी जाकर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। नहीं भाई ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई आप हर एक स्टूडेंट का हमारे तरफ से तैयारी हो जाएगा तो उनका भी भला हो जाएगा। क्योंकि आर्मी वाले उनको तैयारी करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, उतना ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे उनको क्लास नहीं मिल पाती है, तो इसलिए साथ ही हम करवा रहे हैं मेरे भाई। और हम इस बार भी हम ऐसा करवाएंगे, आप 50 क्वेश्चनों का आर्मी का पेपर होता है, आप देखेंगे 50 में से 45 क्वेश्चन हमारे सेशन से आपको मिलेंगे। ओके, सभी दोस्तों को बता दिए जितने भाई आपके आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस सेशन से जुड़ सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके दोस्त, इससे भला हो जाएगा उनका जो तैयारी करेंगे। और तो अपना ग्रुप डी की आपकी तैयारी कीजिए और उनको अपना आर्मी की तैयारी करने दीजिए। ओके दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई